मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आर के मौर्य, वाल्मीकि टीचर ट्रेनिंग कॉलेज वैशाली। आज हम DLED के प्रथम वर्ष के बच्चों को नए टॉपिक के साथ आए हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया। कहने का तात्पर्य है कि समाजीकरण की प्रक्रिया कैसे किया जाता है समाज में। समाजीकरण की प्रक्रिया करने के लिए सबसे पहले बच्चों को हम घर से प्रारंभिक शुरुआत करते हैं सीखने की प्रक्रिया। बच्चा जब धीरे धीरे छोटा रहता है तो उसे हम कार्य सिखाने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार समाजीकरण की प्रक्रियाएं जो निम्नलिखित है। नंबर 1, सीखने की प्रक्रिया। समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया निम्नलिखित है। सिखाने के लिए माता पिता, बुजुर्ग और उनके चाचा चाची, बुआ, बहनें प्रारंभ कर देते हैं। जब बच्चे छोटे रहते हैं तब उनसे छोटा छोटा कार्य कराना शुरू कर। जैसे बच्चा 2 साल का है, उदाहरण के लिए, उसे ऐसा ही कार्य हम सीखने के लिए करेंगे जो उस कार्य को कर लेता है। जैसे पानी लाइए 1 लोटा, एक खाली बाल्टी लाइए। ऐसे छोटे छोटे कार्य से हम उसे ट्रेनिंग देना शुरुआत करते हैं और व्यक्ति को या बच्चा को सिखाता है कि चोरी नहीं करना है, किसी चीज़ को मांग कर लेना चाहिए। उसे हम समाजीकरण कहेंगे और समाज द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। इस प्रकार सीखकर व्यक्ति समाज का प्रतिनिधित्व कार्य करता है। अब दूसरा हेडिंग है आचरण प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक वह अपने परिस्थितियों के आधार पर अपना जीवन यापन करता है और वह अपने आचरण में शुद्धता करता है। अगर जो ऐसा कोई प्राणी या सदस्य नहीं कर पाता है तो समाज द्वारा उसे बहिष्कृत कर दिया जाता है। अब अगला हमारा हेडिंग है समय व स्थान का सापेक्ष। कहने का तात्पर्य है समाजीकरण की प्रक्रिया समय व स्थान का सापेक्ष है। समय सापेक्ष का अर्थ है कि 2 भिन्न समयों में समाजीकरण की अंतर वस्तु अलगाव या अलग अलग से हो सकती है। प्राचीन भारत में स्त्रियों को पर्दा प्रथा, घूंघट सिखाया जाता था। एक व्यक्ति को अपने जात पात के खान पान के नियम परिचित कराया जाता था, किंतु वर्तमान समय में व्यवहार अपेक्षित नहीं है। बच्चों को प्रणाम करना अभिवादन के लिए सिखाया जाता है, किंतु अब वर्तमान समय में इन शब्दों का अभाव हो रहा है। अगला हेडिंग है सांस्कृतिक को आत्मसात करने की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के द्वारा एक व्यक्ति सांस्कृतिक मूल्यों, मानकों एवं मूल्यों को सिखाया जाता है। सांस्कृतिक भौतिक तथा अभौतिक तत्वों को आत्मसात करता है। धीरे धीरे सांस्कृतिक व्यक्तित्व का अंग बन जाती है। अगला हेडिंग आत्म विकास। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति का आत्म विकास होता है। व्यक्ति के अपने प्रति जागरूकता लाती है और वह जानने लगता है और दूसरे व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचते हैं यह भी वो जानने लगता है। इस प्रकार व्यक्ति का आत्म विकास होता है। अगला हेडिंग है हमारा समाज में विद्यालय का महत्व। कहने का तात्पर्य है समाज में विद्यालय का क्या वर्तमान समय में महत्व है। समाज में विद्यालय के स्थान या महत्व अनेक हैं। सामाजिक स्थान में विशेष स्थान है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्माण विद्यालय द्वारा ही होता है, इसलिए समाज का विद्यालय में निम्नलिखित महत्व है। नंबर 1, जीवन की कठिनाइयाँ। आज मनुष्य का जीवन प्राचीन काल के जीवन की भांति सरल नहीं है। उस समय मनुष्य के पास अपने संपूर्ण आवश्यकता पूर्ति हेतु तथा बच्चों के पालन पोषण हेतु बहुत समय था, परंतु आज वैसा नहीं है। जैसे जैसे देश आधुनिकीकरण की ओर बढ़ता जा रहा है वैसे आज जीवन में जटिलताएं आ रही हैं।
वह अपने बच्चों के शिक्षा की देखभाल कर सके, इसलिए उन्होंने यह कार्य विद्यालय को सौंप दिया है। नंबर 2, विद्यालय शिक्षा का उत्तम साधन है। कहने का तात्पर्य है कि विद्यालय शिक्षा का एक सर्वोत्तम साधन बताया है। घर से शिक्षा ग्रहण करने से बालक अंतर्मुखी प्रवृत्ति का हो जाता है, जबकि वही बालक जब विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करता है तो वह विभिन्न जातियों, संस्कारों तथा धर्मों के लोगों से मिलता है, जहां अलग अलग लोगों से उसका संस्कार सीखकर उन्हें अपना संस्कार बना लेता है, उचित व्यवहार भी सीख लेता है। तो बालकों को विद्यालय अवश्य भेजना पड़ेगा, अतः विद्यालय ही शिक्षा का सर्वोत्तम साधन है। तीसरा है, हेडिंग है बहुमुखी चेतना का विकास। विद्यालय में अनेक परिवारों के बालक आते हैं, उनकी रुचियाँ एक दूसरे से भिन्न होती हैं, अतः वह जब तक एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं तथा आपस में एक दूसरे के विचारों और रुचियों का आदान प्रदान करते हैं तथा अपनी चेतना का विकास करते हैं। अगला हेडिंग है विशिष्ट वातावरण की अवस्था। विद्यालय छात्रों को एक विशिष्ट वातावरण प्रदान करता है। अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो वह विद्यालय अच्छा विद्यालय नहीं माना जाता है। यह वातावरण को शुद्ध एवं सरल सुव्यवस्थित बनाकर बालकों को शिक्षा देने का उचित स्थान देता है और यह छात्रों को प्रगति पर स्वस्थ तथा शिक्षा के प्रति प्रभाव डालता है। अगला हेडिंग है समाज का विकास। विद्यालय को समाज की प्रमुख सामाजिक संस्था कहा गया है। शिक्षा ही प्रक्रिया सामाजिकरण होने के कारण विद्यालय सामुदायिक जीवन का स्वरूप है। विद्यालय को समस्त संसारों का ही नहीं वरन समस्त मानव समाज का लघु रूप होना चाहिए। अब हमारा अगला टॉपिक है विद्यालय परिवार और विश्व को जोड़ने वाली कड़ी है। कहने का तात्पर्य है ये जो विद्यालय है, परिवार है, विश्व को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। परिवार बालक में प्रेम, दया, सहानुभूति, सहनशीलता तथा सहयोग के गुण को विकसित करता है, परंतु परिवार में रहकर यह सभी गुण किसी पारिवारिक संबंध से सीखता है। लेकिन विद्यालय बालकों को परिवार के अतिरिक्त बाहरी जीवन से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। विद्यालय में रहकर ही बालक अन्य बालकों के साथ संबंध स्थापित करता है तथा उनका दृष्टिकोण इतना विशाल हो जाता है कि वह सरलता से बाहरी समाज के संपर्क में स्थापित कर लेते हैं। अतः हम कहा जाता है कि विद्यालय वह संस्थाएं हैं जिनको सदस्यों द्वारा इस दृष्टिकोण से स्थापित किया जाता है कि वह समाज को व्यवस्थित तथा योग्य सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में सहयोग करता है। अब हमारा अगला टॉपिक है विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने का उपाय। कहने का तात्पर्य विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने में कैसे उपाय किया जाए। शिक्षा को विद्यालय द्वारा प्रभावशाली साधन बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। नंबर 1, घर या परिवार से सहयोग। कहने का तात्पर्य है घर या परिवार से सब सहयोग मिलेगा तब विद्यालय को एक अच्छा प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अगर उसे सहयोग न दिया जाए तो वो अच्छा नहीं बनाया जा सकता है। जहाँ विद्यार्थी विद्यालय में छात्रावास में कई वर्ष तक रहते हैं वहीं सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो विद्यार्थी छात्रावास नहीं रहते हैं, घर पर पढ़ते हैं, तो इसलिए घर पर उन्हें सहयोग देने की आवश्यकता पड़ेगी और उस बालक के प्रति विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसलिए अगर गार्जियन अभिभावक नहीं दे पा रहे हैं तो उस बच्चे के लिए बड़ी समस्या हो जाती है। और जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं उनके लिए समस्या नहीं रहती, क्योंकि एक टीचर उनके लिए हमेशा लगा रहता है और समय समय पर उसकी समस्याओं का समाधान होता रहता है। इसलिए विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने का उपाय जो दिया गया है, घर और परिवार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। माता पिता को अपनी बच्चों को आदतों के रुचियों, गुणों और अवगुणों को शिक्षकों को बताकर सहयोग देना चाहिए। दूसरी ओर माता पिता भी अपनी बच्चों के बारे में शिक्षकों के विचारों से लाभ
उठा सकते हैं। शिक्षकों और अभिभावकों के निकट संपर्क स्थापित के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। अब है नंबर 1 हेडिंग, अभिभावक संघ। कहने का तात्पर्य है कि विद्यालय में पेरेंट्स मीटिंग होना ज़रूरी है। पेरेंट्स मीटिंग होने से ये होता है कि बच्चा क्या पढ़ा है, क्या लिखा है, उसके पिता या गार्जियन विद्यालय में जाएंगे, बच्चे की अच्छाई और बुराई के बारे में एक अध्यापक से बातचीत करेंगे। अभिभावकों और शिक्षकों में बच्चा के शिक्षा के बारे में विचार विमर्श, नई शिक्षण विधियों को व्याख्या या प्रदर्शन किया जाएगा। शिक्षा के द्वारा वह अभिभावक एक ऐसा टेक्निकल विधि बता सकता है जो हो सकता है टीचर को न मालूम हो, इसलिए अभिभावक संघ बनाया जाता है, क्योंकि शिक्षा के विकास के लिए। हो सकता है सभी अभिभावक जानते हों, हो सकता है उसमें से कुछ ही जानते हों, इसलिए बच्चे के बारे में सारी अच्छी और बुरी बात एक अभिभावक एक अध्यापक के संपर्क में सारी बातें बताता है। इन सब बातों से अभिभावक के ज्ञान से वृद्धि होती है और शिक्षकों को महत्वपूर्ण सहयोग दे सकेंगे। दूसरा है अभिभावक दिवस। कहने का तात्पर्य है कि एक अभिभावक दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाना जरूरी है। इसमें बच्चे को कुछ तरह तरह के प्रदर्शन करने के लिए तैयार किया जाता है, जैसे खेल कूदना, नाटक, प्रदर्शन, गीत, संगीत, ये सब बच्चों को सिखाया जाता है। अभिभावक दिवस मनाया जाता है ताकि अभिभावक जाकर अपने बच्चे को अपने दृश्य करते हुए स्वयं देखें और उनकी प्रशंसा करें, या जो उसमें त्रुटि है उसमें सुधारने का प्रयास करेंगे। अगला हेडिंग है छात्रों के घर जाना। शिक्षकों को समय समय पर छात्रों के घर जाना चाहिए। ऐसा करने से वे अभिभावक को संपर्क में आते हैं और सारी बात एक शिक्षक अभिभावक से बातचीत करेंगे, हमारा बच्चा कैसा है, कैसे पढ़ाया जाएगा, उसमें क्या कमी है, बच्चा कितना समय तक खेलने में समय देता है, कितना समय पढ़ने में समय देता है, कितना समय सोने में समय देता है। ये सब सारी जानकारी एक छात्र के द्वारा शिक्षक को सारी जिम्मेदारी मिलेगी सुनने के लिए, इसलिए छात्रों के घर जाना जरूरी है। सामाजिक जीवन से संपर्क। आमतौर पर शिकायत की जाती है कि विद्यालय का सामाजिक जीवन में कोई संबंध नहीं होता है। फलतः जब हम बालक के शिक्षा समाप्त करके जीवन में प्रवेश करते हैं तब वह कठिनाई का अनुभव करता है। वास्तव में विद्यालय का सामाजिक विवरण से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। उसे बाहर के बड़े समाज का जो रूप मिलेगा वह छोटे समाज से ही मिलता है, इसलिए सामाजिक जीवन से संपर्क होना बहुत जरूरी है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। अब है समाज सेवा में भाग लेना। नंबर 1 है समाज सेवा में भाग लेना। कहने का तात्पर्य है कि समुदाय की भलाई के लिए बच्चों को समाज सेवा करने का सिखाया जाना चाहिए और निस्वार्थ भाव से। जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ ऐसे व्यक्तियों को हम जो नाम दें, जैसे महात्मा गांधी, महिलाओं में मदर टेरेसा, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, इन्होंने समाज में जो रूढ़िवादी बाधाएं थे उन्हें सुधारने का प्रयास किया और उनका नाम बड़े हम हर्ष और गौरव के साथ लेते हैं। समाज सेवा आदर्शों इच्छा में कूट कूट कर ढालने का प्रयास बच्चों के अंदर करना चाहिए ताकि हमारा समाज अच्छे शिखर पर जा सके। अगला हेडिंग समाज के सदस्यों को आमंत्रण। विद्यालय को सामाजिक विषयों के अध्ययन पर भी बल देना चाहिए, जिससे छात्रों को समाज की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बातों का ज्ञान प्राप्त हो सके और बच्चों के अंदर आत्मविश्वास पैदा हो सके ताकि आगे चलकर वह अच्छा नागरिक बन सके। अगला हेडिंग पौर शिक्षा का केंद्र। विद्यालयों को पौर शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, जिससे भारत देश की निरक्षरता की समस्या कुछ सीमा तक हल हो सकती है। इसके अतिरिक्त विद्यालय के संपर्क में रहने के कारण पौर व्यक्ति विद्यालय की प्रगति में रुचि लेने लगेंगे। अगला हेडिंग है सामाजिक सर्वेक्षण
क्लबों का संगठन। कहने का तात्पर्य है कि समाज को सर्वोच्च उठाने के लिए सामाजिक क्लब का संगठन बनाया गया है। विद्यालय को सामाजिक सर्वेक्षण करने के लिए क्लब संगठित करने के लिए इस क्लब को सदस्य छोटी छोटी टोलियों को स्थान की आवश्यकता पड़ती है, जैसे सड़कों की दशा, गंदे पानी के नालियों का प्रबंध, स्वास्थ्य और साफ सफाई की व्यवस्था आदि अध्ययन के बाद छात्र अपने रिपोर्ट में तैयार करेंगे, जिससे उनके सुझाव भी हो। इन रिपोर्टों को विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भेजेंगे, जिससे पास की स्थानों की समस्या भी हल होगी। अब हमारा अगला टॉपिक है शिक्षा एवं शिक्षण। शिक्षा क्या है, शिक्षण क्या है? शिक्षा वह प्रक्रिया है जो कि एक अध्यापक शिक्षण के द्वारा देता है। कहने का तात्पर्य है, एक जब अध्यापक है कक्षा में जाता है तो अपने शिक्षा को पूरी तरह से अच्छे ढंग से तैयार कर क्लास में लेक्चर देता है, वह शिक्षण कहा जाता है। शिक्षा की प्रक्रिया यद्यपि एक गतिशील प्रक्रिया है, किंतु संस्कृति की प्रक्रिया इससे भी कहीं अधिक गतिशील है। शिक्षा का संबंध केवल बालक से नहीं होता है, समाज के अन्य प्राणी के साथ इसका संबंध है। शिक्षा वह समाजशास्त्र के संबंध को समझाने के लिए किया जाता है। समाज का निर्माण व्यक्तियों से मिलकर होता है। शिक्षण शब्द का अर्थ सीखना या सीख देना होता है, अर्थात शिक्षण एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक छात्र, एक अध्यापक, एक विषय वस्तु का होना अति आवश्यक है। शिक्षा और शिक्षण हम बताए हैं, जिसमें शिक्षा तो समाज के सुधारने के लिए जाता है और शिक्षण जो है वैसा बताया गया है कि इसमें एक अध्यापक, एक विद्यार्थी, एक विषय वस्तु का होना अनिवार्य है। यह जॉन डीवी के अनुसार त्रिध्रुवी प्रक्रिया कहा गया है। अगर इसमें से किसी एक बिंदु में नहीं रहेंगे तो यह पूरी नहीं होगा। अब अगला टॉपिक है सामाजिक। शिक्षा को सामाजिक आधार के दृष्टिकोण से वे शिक्षण विधियां अच्छी हैं जो विद्यार्थियों को इस प्रकार ज्ञान दे जो उनको विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में व्यवस्था करने में सहायता प्रदान करे। जो शिक्षण विधियां सामाजिक व्यवहार और सामाजिक मूल्यों को महत्व देगी, वे सामूहिक योजनाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं इत्यादि को अच्छे बनाने या अच्छे कार्य करने में सहयोग देगी, बालक को दक्ष बना देगी और वे शिक्षा विधियां अच्छी हैं जो बालक में जनतंत्री विचारधाराओं का विकास करती हैं। सबके लिए यह अवसर मिलना चाहिए कार्य करने के लिए सामाजिक, ताकि हर बालक या बालिकाओं को इससे निराशा न हो। सामाजिक शिक्षा दिया जाना चाहिए और सीखकर वे एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके। और सामाजिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि सामाजिक व्यवस्था को कैसे ऊपर उठाया जाए। उसमें एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे की बुराई न करें, अगर कहीं गलतियां तो उन्हें सुधारने का प्रयास करें और अच्छे कार्य के लिए सहयोग करें। इसलिए सामाजिक ढांचा अगर बिगड़ जाएगा तो हमारा देश पतन के कगार पर चला जाएगा। इसलिए सामाजिक ढांचा को बनाए रखना है, विद्यार्थियों के अंदर कूट कर इस चीज़ को भरना बहुत ज़रूरी है। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।